और अब वक्त है हमारे खास शो मुझे जवाब चाहिए का। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में आमद हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कर्नाटक में पाए गए कोरोना के 2 नए केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। दुनिया में तबाही मचा चुके ओमिक्रॉन को इसलिए भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से म्यूटेट करने वाला वायरस है। ओमिक्रॉन में अब तक 50 म्यूटेशंस हो चुके हैं। चिंता की बात यह भी है कि भारत की 32% आबादी ही फुल्ली वैक्सीनेटेड है। उस पर से ओमिक्रॉन के केसेस उन लोगों में भी मिल रहे हैं जो वैक्सीन के दोनों डोजेज ले चुके हैं। क्या तेज म्यूटेशन की वजह से ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का असर नहीं दिख रहा है? बूस्टर डोज की क्या है अहमियत? स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आम लोगों को मास्क पहनने और दूसरे एहतियात बरतने की खास हिदायत दी गई है। आपको ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या करना है, ये सब सवालों के जवाब अगले 1 घंटे तक हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस भारत में सामने आए हैं उनमें माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। मतलब साफ है कि घबराने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से वायरस दुनिया के 30 देशों में फैल चुका है, अब अगर 31 हो गई है इनकी संख्या, उसने बड़े खतरे की तरफ इशारा जरूर किया है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस मिलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत अब भारत में भी ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। एट रिस्क देशों से आने वाले जो लोग हैं उनकी स्पेशल स्क्रूटनी की जा रही है एयरपोर्ट्स पर। लेकिन सवाल बड़ा है कि ओमिक्रॉन का खतरा क्या है, कितना बड़ा है, क्यों और कैसे एहतियात आपको बरतना है और बचाव की योजना सरकारों की ओर से क्या हो, इन सब पर करेंगे चर्चा। और ओमिक्रॉन बड़ा खतरा आखिर क्यों है, आपको जल्दी से ये समझा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट हो रहा है ये नया वेरिएंट और इसीलिए इसे बहुत खतरनाक माना जा रहा है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। आपको हम इन जानकारियों के जरिए बता रहे हैं कि आपको क्यों सावधानी बरतने की जरूरत है। एड्स रोगी में डेवलप हुआ होगा नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं और भारत में जो दोनों केसेस हैं वो भी इसी तरह के हैं। नए कोरोना वेरिएंट के हवा में भी फैलने का खतरा है और इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि मास्क लगाकर रहिए। लेकिन आखिर ये अटैक कैसे करता है, इसे भी जरा विस्तार से समझिए। ओमिक्रॉन इंसानी शरीर पर आखिर कैसे अटैक करता है? वायरस की बाहरी सतह पर एक क्राउन होता है। क्राउन से वायरस प्रोटीन निकालता है, वायरस स्पाइक प्रोटीन निकालता है। प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है जो इंसान के शरीर को कमजोर करता है। इंसान के एंजाइम पर इससे असर पड़ता है, अपनी संख्या बढ़ाकर संक्रमण को यह बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बाईपास कर देता है। जी हां, इम्यून सिस्टम को बाईपास कर देता है और इसी से आप समझिए कि कैसे सीधे सीधे इंसान की इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। और ये पहले भी जो कोरोना के पुराने वेरिएंट हैं उसमें भी यही देखा गया और अब भी चूंकि ओमिक्रॉन की खूब चर्चा हो रही है और ये नया खतरा है, इसमें भी अपनी इम्यूनिटी को आपको बरकरार रखना है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवा देते हैं। अब्दुल बशीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, अजीत श्रीवास्तव भी हमारे साथ रहेंगे और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं न्यूयॉर्क से। डॉक्टर NK गांगुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DG ICMR, और इसके साथ डॉक्टर नितिन अग्रवाल फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जल्दी जल्दी छोटा छोटा सवाल मैं अपने रिपोर्टर से लेकर गेस्ट का रुख करूंगी। अजीत, दिल्ली में क्या स्थिति है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार चिंता जाहिर कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री को और फ्लाइट्स रद्द करने की गुजारिश की थी। अब उन्होंने दुख जाहिर किया है कि अब तक ये काम हो जाना चाहिए था। एयरपोर्ट्स पर जो स्क्रूटनी चल रही है उसके बारे में बताइए और आगे दिल्ली सरकार का क्या रुख? बिल्कुल सर, तो देखिए कहीं ना कहीं मैं LNJB हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पर वो तमाम जो एयरपोर्ट से स्कैनिंग के दौरान यानी RT-PCR की टेस्ट के दौरान जो 12 देशों से यात्री आए थे उनको फिलहाल 12 के 12 यात्रियों को इसी हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। फिलहाल उनका जो है टेस्ट जो है जीनोम टेस्ट लेकर आगे भेजेगा, उनका रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त है। 6 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जो पॉजिटिव पाए गए थे और 6 पेशेंट ऐसे थे जो उनके संपर्क में थे, यानी 6 यानी 12 पेशेंट थे, यानी 10 जो हैं वो पूरी तरह से हम कहें तो पूरे तरह से गंभीर पाए गए हैं और 2 जो अभी संदिग्ध रूप में हैं, अभी कोई रिपोर्ट के सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल चिंता को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर
ये एक रिक्वेस्ट की कि कम से कम दिल्ली के अंदर वैसी कुछ व्यवस्था बनाई जाए जैसे बाहर से आने वाले यात्री या बाहर से आने वाला जो ये कीटाणु है उसको रोका जा सके, क्योंकि जो ओमिक्रॉन नाम का वायरस है ये काफी खतरनाक है। इसको देखते हुए रिक्वेस्ट करके ये कहा कि अब तेजी से जो आरटीपीसीआर टेस्ट हैं वो पूरी तरह से तेजी से बढ़ाए जाएंगे और एयरपोर्ट में कोई भी अगर आ रहा है या जा रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स उन सब पे पूरी तरह से टेस्टिंग होके ही होगा। अगर ऐसा कोई पाया जाता है फिर से कार्रवाई होगी। बहुत जरूरी है, जो एट रिस्क देश हैं उनसे आने वाले लोगों के लिए ये हो रहा है, लेकिन खतरा धीरे धीरे चूंकि बढ़ रहा है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई है। हम अब्दुल बशीर अपने संवाददाता के पास चलते हैं। अब्दुल, आप कर्नाटक में मौजूद हैं और वहां पर 2 केसेस में ओमिक्रॉन की पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। उसके बाद से क्या पैनिक की स्थिति आप देख रहे हैं लोगों में? लेकिन पैनिक ना हो ये तो कहा गया है, पर सावधानी बरती जाए ये उससे भी ज्यादा जोर देकर कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। क्या वहां पर सावधानियां लोग बरत रहे हैं और सरकार की ओर से क्या इंतजाम? आए गए हैं कर्नाटका में, जहां पर एक अफ्रीकन नेशनल है जो 66 ईयर ओल्ड के रेसिडेंट जो दुबई से यहां पर आए थे, उनको पॉजिटिव पाया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट में और साथ में एक रेसिडेंट डॉक्टर है जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनको पॉजिटिव पाया गया है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। सो राज्य सरकार ने स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ा दी है। आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं उन सारे निवासियों के, उन सारे ट्रैवलर्स के जो वहाँ से आए हैं और साथ में इन दोनों के जो कॉन्टैक्ट्स है, जैसे कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो डॉक्टर थे उनके 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके 200 से अधिक सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट किया गया है, उनका रिजल्ट आना बाकी है। इन 5 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट भेजा गया है और साथ में ये अफ्रीकन नेशनल जो यहाँ पर आए हैं उनको पॉजिटिव पाया गया, उनके कॉन्टैक्ट्स को अभी स्क्रीन किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति यहाँ पर ऐसी है कि ये जितने भी केसेस है, तो सरकार को एक चीज की चिंता है कि यहाँ पर कम्युनिटी में सरकार की चिंता वाजिब है, लेकिन आम लोगों को भी अब चिंता फिर से एक बार शुरू करनी होगी और एहतियात बरतना शुरू करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अब्दुल के 5 जो सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और बहुत मुमकिन है कि इनमें भी ओमिक्रॉन की पुष्टि हो, लेकिन फिलहाल इंतजार है कि आखिर अगर कोरोना पॉजिटिव है तो क्या ये ओमिक्रॉन है। हम जल्दी से अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एन के गांगुली के पास मैं सबसे पहले चलना चाहती हूँ, पूर्व डीजी ICMR। डॉक्टर एन के गांगुली, जो 2 केसेस सामने आए हैं बेंगलुरु में, उनमें जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है? एक पैटर्न ये है कि सर 1 सेकंड में आपको रोक। आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए और आज हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन के खतरे पर, क्योंकि हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। बेंगलुरु में 2 केसेस मिले हैं, इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। अब यहां से आगे का रास्ता क्या हो, क्या एहतियात आप और हम बरतें और सरकारें कितनी तैयार हों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक खास पैनल डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर एन के गांगुली का रुख करना चाहती हूँ, पूर्व डीजी हैं ICMR। डॉक्टर गांगुली, मैं आपसे जो सवाल समझना चाह रही थी कि जो 2 केसेस बेंगलुरु में मिले हैं ओमिक्रॉन के, आखिर उनका पैटर्न क्या कहता है? क्योंकि एक तो दोनों ही केसेस में जो मरीज हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, फिर भी उन्हें ओमिक्रॉन से ग्रस्त बताया जा रहा है, और दूसरा एक जो डॉक्टर हैं बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में वो काम कर रहे थे और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सर, ये कितना खतरनाक है? एक तो साउथ अफ्रीका का नागरिक बताया जा रहा है और दूसरे डॉक्टर हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद कोरोना संक्रमित, ओमिक्रॉन से संक्रमित। ये कितना खतरनाक? ये 4-5 सीखें हमें इसमें मिलती है कि जब कोई देश कोई नया म्यूटेंट डिक्लेयर करता है उसके बहुत पहले ही वो फैल गया होता है दुनिया में। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, डेल्टा के बारे में भी ऐसा हुआ था, सारे वायरसेस में ऐसे हुए। तो जो सीख हमें मिलती है कि आपको सब समय मुस्तैदी करनी पड़ेगी। दूसरी जो है वो सीख नहीं है, हमें पता था कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, पर वो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो ट्रांसमिट करते हैं। तो एयरपोर्ट में ये जो हम लोगों ने स्क्रीनिंग की है, ये स्क्रीनिंग हमको करते रहना चाहिए। या हम नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं कि कितने नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो अब जब हमने स्क्रीनिंग बढ़ा दी तो ये स्क्रीनिंग हमें, टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और कंटैक्ट ट्रेसिंग हमें करता रहना पड़ेगा। सर्विलेंस हमको सब समय करते रहना पड़ेगा, डाटा शेयर करते रहना पड़ेगा। तीसरी चीज जो हमने देखी है इसमें कि ये जो वेरिएंट है अभी डेल्टा वेरिएंट इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है।
ये दुनिया भर में अभी भी यही सबसे ज्यादा लोगों को मार रहा है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन कर रहा है। सिर्फ ओमिक्रॉन ट्रांसमिशेबल ज्यादा है और बहुत जल्दी 6 अफ्रीकन कंट्रीज में फैल गया था, इसलिए उन्होंने, और 50 म्यूटेशन हो गए थे, 50 से ज्यादा 30 स्पाइक में, इसलिए उन्होंने इसका रिपोर्टिंग की। लेकिन जो अच्छी चीज है कि साउथ अफ्रीका में और अफ्रीकन कंट्री में जो अनवैक्सीनेटेड थे उन्हीं को ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, और जो वैक्सीनेटेड थे उनको बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, बट ज्यादा जो है वो अनवैक्सीनेटेड है। इजराइल के डाटा ने कहा कि वैक्सीन, जो करंट वैक्सीन है वो भी प्रोटेक्ट करती है। फाइजर के का डाटा जो आया है, लेबोरेटरी डाटा, उससे भी ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है। लेकिन म्यूटेशंस होते रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन बनती रहेगी। जो बड़ी सीख मिलती है कि हमको मास्किंग और जो भी एहतियात है वो करने पड़ेंगे। नॉर्वे में जो 30 केसेस इकट्ठा है 370-75 केसों में, वहां पर वो एक क्रिसमस पार्टी पर आई है। हमारे यहाँ पर जो शादियां हो रही है, जो सब बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, हम लोगों ने ये सोच रखा था कि हमारे यहाँ कुछ होगा ही नहीं अब, क्योंकि इतनी अच्छी हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, इतने लोग वैक्सीनेटेड हो गए, ऑल्दो काफी अनवैक्सीनेटेड है जिनको सेकंड डोज नहीं ली है, बच्चे अनवैक्सीनेटेड है, तो हमें बिल्कुल ढील नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, वैक्सीन के असर पर आगे और बात करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ डॉक्टर गांगुली। लेकिन डॉक्टर धीरज कौल का मैं जल्दी से रुख कर लेना चाहती हूँ। 2 बातें हैं, 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अभी तक डॉक्टर धीरज कौल। एक तो जिसका जिक्र डॉक्टर गांगुली भी कर रहे थे कि ये डेल्टा वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट जो कि सेकेंड वेव के लिए जिम्मेदार था, और सेकेंड वेव में क्या स्थिति पैदा हुई थी वो हम सब कैसे भूल सकते हैं। लेकिन खतरनाक म्यूटेशन के टर्म में बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से ये वायरस म्यूटेट होता है। ओमिक्रॉन अब तक 50 बार म्यूटेट हो चुका है। लेकिन एक जानकारी और है जो कि लव अग्रवाल ने भी जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि अभी तक जो 2 केसेस ओमिक्रॉन के भारत में मिले हैं उनमें माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। और साउथ अफ्रीका में भी एक लंबे वक्त से ओमिक्रॉन फैला हुआ है, लेकिन कैजुअलिटी रेट उतनी शायद नहीं है जिसका जिक्र हो रहा है। तो इसे आप खतरनाक होने के लिहाज से कहां पर, किस स्तर पर रखते हैं? कितना खतरनाक माना जाए ओमिक्रॉन को और कितना बड़ा माना जाए ये खतरा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि हम सब जानते हैं, आई थिंक मेरी आवाज एको हो रही है जी, उसको दुरुस्त करवाते हैं सर। ओके, सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसके अंदर अभी तक की सबसे ज्यादा म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन पे जी। अगर मैं स्पेसिफिकली म्यूटेशन की बात करूं तो 32 म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में, और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पाइक प्रोटीन का, उसके अंदर तकरीबन 10 से 11 म्यूटेशन है एज ऑफ टुडे। और अगर हम बात करें म्यूटेशन का, तो E484A म्यूटेशन जो स्पाइक प्रोटीन पे है, उसकी वजह से एंटीबॉडीज को एस्केप करने की एबिलिटी इस वायरस में है एज ऑफ टुडे जो डाटा है। सेकेंडली, N501Y जो म्यूटेशन इस वायरस में देखी जा रही है, वो इस वायरस को ज्यादा संक्रमित देने की एबिलिटी रखता है। देखिए, जब वायरस फास्टली मल्टीप्लाई होते हैं उसमें एरर्स आते हैं। कई एरर्स वायरस के हेल्प करते हैं और कई उसके नुकसान में आ जाते हैं। जो उसकी हेल्प करते हैं वो सस्टेन होते हैं और उसी से एक नया वेरिएंट बनता है। 9 नवंबर को ये पहला हमने डिटेक्ट किया था साउथ अफ्रीका में, और 24 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको बना दिया गया। 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, RT-PCR इसको पिक कर सकता है, बिल्कुल, यस, दैट्स इंपॉर्टेंट। नंबर 2, क्या हमारी दवाइयां जो हम कोविड के लिए भी यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एंटीबॉडी कॉकटेल सिंथेटिक, इसके खिलाफ काम करेगी? अभी जो प्रिलिमिनरी डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली एंटीबॉडी सिंथेटिक कॉकटेल की एफिकेसी इस पे कम होगी। नंबर 3, क्या जो लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे वो ज्यादा हॉस्पिटल पहुंचेंगे, ज्यादा आईसीयू पहुंचेंगे, मोर्टेलिटी ज्यादा होगी? उसका डाटा अभी प्रिलिमिनरी नहीं है, रेडी नहीं है डिस्क्लोज। हाँ, ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है सामने आना, और रिसर्च लगातार ओमिक्रॉन पर चल रहा है। इस पर और बात करेंगे आगे, वैक्सीनेशन को लेकर के भी, और जो एहतियात बरतने की बात। जी जी, पूरा कीजिए सर। हाँ, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समझना जरूरी कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट 2 फैक्टर्स हैं। अगर ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे
ज्यादा हॉस्पिटल लोग पहुंचेंगे प्रोपोर्शनली। ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा से इसको कंपेयर करें तो क्या ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, आईसीयू ऑलराइट सर, मैं आपके पास आती हूँ वापस लौटकर, और डॉक्टर नितिन अग्रवाल के पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन चुनावों का मौसम चल रहा है सर, और यहाँ वहाँ रैलियां कर रहे हैं नेता, और उत्तर प्रदेश में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात देश में बने हुए हैं, सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी ये है कि अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है तो जनता के साथ खड़े रहें और एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करें। हमने पहले सेकेंड वेव में जो स्थिति देखी है वो फिर से एक बार ना बने, इसके लिए सरकारें क्या एहतियात बरतें। हम फिर से एक बार अपने पैदल का रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए में, और सीधा रुख डॉक्टर नितिन अग्रवाल आपका करते हैं। आप फिजिशियन हैं, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि अभी तक जो कोरोना का खतरा था, जो डेल्टा वायरस की वजह से सेकेंड वेव आई, उसमें तमाम एहतियात बरतने के लिए लोगों से कहा जा रहा था। फिर से एक बार उन एहतियातों का स्ट्रिक्टली पालन करने का वक्त आ गया है। आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और पहले से जो लक्षण है उनके बारे में भी बताइएगा कि डेल्टा से इसके लक्षण कितने अलग हैं ओमिक्रॉन के। नमस्कार। निश्चित रूप से अभी जो डेटा आ रहे हैं ये तो निकल के आ रहा है कि जो ओमिक्रॉन के लक्षण हैं वो डेल्टा के मुकाबले अभी माइल्डर है। हालांकि अभी इसको स्पेकुलेट करना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी डेटा बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से भारत के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें हमको सावधानी तो बरतने की और सजग रहने की तो जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तरह से डबल प्रोटेक्शन है। एक क्या है कि डेल्टा की जब सेकेंड वेव आई थी तो उसके मुकाबले इस वक्त वैक्सीनेशन का स्केल बहुत तेजी से होकर बड़ा मास वैक्सीनेशन में कन्वर्ट हो चुका है और देश की एक जनसंख्या एक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेटेड है। और जैसा कि हमारे पूर्व के पैनलिस्ट ने भी बोला और जैसा कि समाचार भी आ रहे हैं अफ्रीका से कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उनको सिम्टम्स काफी माइल्ड हुए हैं और नन ऑफ देम हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड येट। दूसरा है, हमारे देश में आयुर्वेद एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा। डेल्टास वेव में भी उसने एक बड़ी हेल्प की थी, समाज के एक बहुत बड़े तबके को आयुर्वेद माध्यम से, आयुर्वेद की औषधियों के माध्यम से हॉस्पिटलाइजेशन के होने से बचाया था। मुझे लगता है कि इस बार भी ओमिक्रॉन के आगमन पे सारी सावधानियां बरतते हुए हमको आयुर्वेदिक औषधियों का भी सेवन शुरू कर देना चाहिए और इसको सिर्फ काढ़े तक ही सीमित ना रखें, बल्कि किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से अपनी जानकारी लेकर और इसके बारे में पूरी सजगता से करें। क्योंकि जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में बोला था कि ये जो वायरस है ये अपने जो हमारा जो रेगुलर इम्यून सिस्टम है उसको बाईपास करने की क्षमता रखता है, लेकिन आयुर्वेद में इम्यूनिटी सिर्फ इम्यून सिस्टम को बाईपास करना नहीं है, बल्कि उस इम्यून सिस्टम ही नहीं है जो हम उसमें हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उन तमाम ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए भी कारगर होती है जिसपे ये वायरस अटैक करता है, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारा किडनी सिस्टम हो या और भी कोई हमारा सिस्टम है, उसको भी ये मजबूती प्रदान करती हैं आयुर्वेदिक औषधियां। तो उसके साथ साथ अगर हम डबल प्रोटेक्शन, वैक्सीनेशन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों का ही अगर हम प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छा प्रोटेक्शन अपने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। जी डॉक्टर धीरज कौल, वैक्सीनेशन की बात जहां तक चल रही है और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नितिन अग्रवाल साहब ने कि वैक्सीनेटेड थे चूंकि वो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस से वो ग्रसित हैं, इसीलिए माइल्ड सिम्टम शायद देखे जा रहे हैं, ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। आप क्या मानते हैं, क्या मौजूदा वैक्सीन इस वायरस पर भी कारगर हो सकती है? क्योंकि अभी रिसर्च के तौर पर बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन वैक्सीनेशन का कितना बड़ा महत्व रहेगा आगे आने वाले कुछ महीनों में? आप फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज, तो यहाँ की मार्केट इवन क्रैश हो गई इसी वजह से, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन को बेस की हमने अपनी वैक्सीन बनाई है और स्पाइक प्रोटीन के ऊपर इतने म्यूटेशन हमने नहीं देखे आज तक, और वो भी वेरी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, जो इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ाती है और शायद वैक्सीन एस्केप की तरफ भी इशारा करती है। अभी डाटा प्रिलिमिनरी है, एविडेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन को चेंज करती है, कई रिपोर्ट दिखा रही हैं कि जो एफिकेसी डेल्टा के मॉडर्ना या फाइजर की 70% शायद इस पे 45% तक गिर सकती है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, बहुत बड़ी आबादी कोविड है और दूसरा वहाँ कोवैक्सीन जो आपकी वैक्सीन इंडिजिनस डेवलप्ड है वो पूरे वायरस को एक्सपोज करती है बॉडी को इंस्टेड ऑफ स्पाइक ओनली। तो भारत की स्थिति दूसरे देशों से मुझे लगता है बेहतर होगी, लेकिन फिर भी सावधानी पूरी बरतनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर नितिन, छोटा सा जवाब, बूस्टर डोज कितना अहम रोल प्ले करेगा अगर ओमिक्रॉन के प्रभाव को कम करना है? बूस्टर डोज
हाँ, जैसा कि निश्चित रूप से अगर बूस्टर डोज लगवानी है तो वो कोवैक्सीन की लगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो एक तरह से म्यूटेड वायरस है। और जैसा कि डॉक्टर धीरज ने भी बोला कि अगर स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से वो वैक्सीन कितनी कारगर होगी, ये सब अभी शोध का विषय है। अभी ये सब आगे हमको पता चल पाएगा इस विषय पर कि एग्जैक्टली उसका रिएक्शन कैसे रहने वाला है। रिसर्च लगातार चल रहे हैं, बहुत कुछ सामने आना ओमिक्रॉन को लेकर बाकी है, लेकिन खतरा ज्यादा ना बढ़े इसके लिए आम लोगों की तरफ से एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप जो एहतियात भूलते चले जा रहे हैं उसे फिर से एक बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कीजिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। और जो डॉक्टर्स अभी हमारे पैनल पर कह रहे थे उसको ध्यान से सुना होगा आपने, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे ढालने की जरूर कोशिश करिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर धीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर एन के गांगुली का भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नितिन अग्रवाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर आगे जो भी अपडेट है इंडिया न्यूज पर लगातार आपको मिलती रहेगी। और इसी तरीके से डॉक्टर्स के पैनल के जरिए हम आपकी हर समस्या का, हर सवाल का समाधान करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।